दिनकर जो है बड़ा ओजस्वी और बड़ा तेजस्वी। पहले ये रजिस्ट्रार थे ना, ये रजिस्ट्रार थे ये, और इनकी लड़कियां कई थी। बल्कि जब उनसे पूछा गया था बाद में कि आपके जीवन की उपलब्धि क्या है, तो उन्होंने कहा मैंने कन्याओं का विवाह कर दिया। तो इनकी बनारसीदास चतुर्वेदी से बहुत निकटता थी, बहुत निकट थे। और सच्ची बात तो ये है कि उन्होंने वो प्रेरक साधक जो पुस्तक है, जो बनारसीदास चतुर्वेदी जी का जो अभिनंदन ग्रंथ है ना, उसमें उन्होंने बड़े जोरदारी से ये सारी बातें लिखी थी। उन्होंने रेणुका लिखा, रेणुका काव्य लिखा। तो जब रेणुका काव्य उन्होंने जब लिखा तो विशाल भारत में बनारसीदास चतुर्वेदी जी ने एक टिप्पणी लिखी, नए काव्य का जन्म, और वो बधाई दी कवि के लिए। और उसकी उन्होंने ऐसी व्याख्या करी कि उन्होंने उनको चिट्ठी लिखी, दादाजी आपने मुझे कई लोगों की ईर्ष्या का पात्र बना दिया। उसमें मैथिली शरण गुप्त भी थे, मैथिली शरण गुप्त भी थे जो उनके उसमें थे। संस्कृत के 4 अध्याय वाली बात तो ये है ही है कि जब वो रॉयल्टी उनको मिली थी तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था इसमें आधे से ज़्यादा हक तो मेरा है, मेरे कारण से तुम्हारी पुस्तक बिक रही है। तो उन्होंने कहा सारा का सारा आप ही का है। तो बात यह है कि रामधारी सिंह दिनकर जो है वो, उन्होंने जब वो राज्यसभा की मेंबर ही ले ली ना, तो उन्होंने कहा कि मैं आप पर मुकदमा करूंगा 1 लाख रुपए का। आपने मेरा 1 लाख रुपये, उस दिन बहुत बड़ी बात हुआ करती थी ना। नौकरी से इस्तीफा देने के लिए बनारसीदास जी कहा करते थे उनसे कि दिनकर जी तुम इस्तीफा दे दो नौकरी से, तुम ऐसी प्रचंड विद्रोही कविता लिखते हो और ये अंग्रेज तुम्हें कब तक बस सहन करेंगे, तुम्हें छोड़ो इनकी झंझट को, इनको। लेकिन उनके तो लड़कियां थीं, गृहस्थी थी, कैसे छोड़ते? उन्होंने नहीं छोड़। हिंदुस्तान को जब आज़ाद होते हुए जब देखा है तो बाद में रजिस्ट्रार से उन्होंने इस्तीफा दिया। तो उन्होंने कहा बनारसीदास जी इसका दावा तो मैं तुम पे करूँगा, क्योंकि जो है वो मेरी नौकरी छूट गई या मैंने छोड़ दी, तो इसके कारण तुम ही हो, तो आपकी वजह से मैंने ये नौकरी छोड़ी है, तो मैं आप पर मैं दावा करूँगा। ये बार बार जो उनसे कहा करते थे। तो इसमें संदेह नहीं कि भाई वो तो बड़ा गहरा अध्येता था और वैसी ही बुलंद उसकी आवाज़ थी भाई साहब। हाँ, बुलंद आवाज़ थी। पीएचडी की जो मेरी डिग्री है ना वो उनके हाथों से ही मुझे मिली थी आगरा यूनिवर्सिटी में। हाँ, ये 1973 की बात है। उसमें रामधारी सिंह दिनकर ही आए थे, उन्होंने दिया था। वो कविता के लिए जो है वो लड़के जो थे ना कन्वोकेशन में, वो सारे के सारे हल्ला मचा रहे थे, कविता कविता कविता। और वो बेचारा वाइस चांसलर था ना, वो तो बेचारा उसके आगे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, कैसे चुप करे उसको। और जब रामधारी सिंह दिनकर खड़े हुए गर्जना करके, जब बोले उन्होंने गर्जना करके, तो बोले कविता तो होगी, पहले कन्वोकेशन पूरा होगा, मेरा दीक्षांत भाषण होगा, उसके बाद में कविता होगी, तब तक चुप बैठे रहो, हिलना मत। और पिंड ऑफ साइलेंस हो गया। उनकी आवाज़ कड़क की, गर्जना की आवाज़, गर्ज करके बोलते थे और कविता भी गर्ज करके पढ़ते थे भाई। तो यही कारण था कि वो जवाहरलाल नेहरू के भी प्रिय थे। जवाहरलाल नेहरू लाल किले पर झंडा उतार करके जब चढ़े तो वो जो सीढ़ी थी, उस सीढ़ी में कहीं कुछ जो है वो उनका पैर जरा कहीं से विचलित हो गया। दिनकर जी पास में खड़े थे, दिनकर जी ने उनका हाथ पकड़ लिया, और तो ताकतवर तो थे ही, हेल्दी थे ना, अच्छे खासे बड़े वैसे थे ना, पराक्रमी थे वो। तो उन्होंने हाथ पकड़ के साध लिया। तो वो बोले
जहाँ राजनीति विचलित होती है वहाँ साहित्य सहारा देता है। जहाँ राजनीति विचलित होती है वहाँ साहित्य सहारा देता है। तो भाई साहब, रामधारी सिंह दिनकर का संस्कृत का अध्याय आप जिनके लिए आप कह रहे हैं वो सब, ये तो एक तरीके से मानक ग्रंथ हैं। और उनका काव्य भी, कभी उनको राष्ट्रकवि जैसी बात कही जाती थी उनके लिए। और उनका जो दफ्तर था वो इसमें नॉर्थ ब्लॉक में था। नॉर्थ ब्लॉक में ये तो अब सचिवालय, ये तो अब नए बने, नई बिल्डिंग, वो जो पत्थर वाली बिल्डिंग जो राष्ट्रपति भवन से जुड़ी हुई है, एक नॉर्थ ब्लॉक और एक साउथ ब्लॉक। तो साउथ ब्लॉक में तो प्रधानमंत्री का दफ्तर था उन दोनों की बात कह रहा हूँ, अपने वक्त की जो, और रक्षा का दफ्तर था। और इधर जो नॉर्थ ब्लॉक में जो है वो ये दफ्तर थे जिसमें सूचना प्रसारण मंत्रालय ऐसे वैसे। तो वहीं जो है एक कमरा था, रामधारी सिंह दिनकर हिंदी परामर्शदाता, उस कमरे में जो है वो इंदिरा गांधी के वक्त में भी रामधारी सिंह दिनकर थे। तो मतलब यह है कि दिनकर को वो स्थान जो मिला वो उनके अपने गुण की वजह से मिला। और वाइस चांसलर भी वो रहे थे। मुख्य स्वर जो है काव्य में, जो स्वर था उनका, वो राष्ट्रीयता का और उनका वीरता का स्वर था उसमें। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये तो उन्हीं की आवाज थी, वही कह सकते थे, है ना। जनतंत्र का पक्षधर, जनतंत्र की आवाज उठाने वाला, इससे बड़ी क्या बात होगी जब वो कह रहा है सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये उसी का था। उर्वशी के रूप में जब उन्होंने लिया तो वो जो श्रृंगार की जो साधना, जो हमारी आपकी जो अभी बात हो चुकी है ना, उसी को लेकर के उन्होंने उसका वो विकास किया और वो उर्वशी को वहाँ तक वो प्रतिष्ठित कर सके उन्हों को। तो रेणुकार, अब ये परशुराम जो है वो असल में कुछ तो ये प्रवृत्तियाँ बढ़ गई हैं कि ये महापुरुष जो है ये फलाने जाति का, ये महापुरुष फलानी जाति का है। असल में देखो, महापुरुष जो है वो जाति का होता ही नहीं है। वो जाति का होगा तो वो जाति पुरुष होगा, वो महापुरुष कैसे हो जाएगा, है ना। लेकिन उन महापुरुषों के खींच खांच करके कि गुजरात महात्मा गांधी गुजरात का हो गया, ये बड़ी चक्कर वाली बात है। कि सरदार पटेल गुजरात का हो गया, ये तो बड़ी चक्कर वाली बात है यार। ये तो बात ठीक नहीं है भाई, है ना। लेकिन ऐसा हो रहा है कि रैदास तो फलानी जाति का है। अरे यार, क्यों अधर्म कर रहे हो यारो, है ना। कबीर फलानी जात का, अरे राम 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 राम। अरे ये महापुरुष हैं तो इसलिए है कि ये किसी के नहीं है और सबके हैं, सबके हैं, उतने ही हैं। तो उन्होंने रेणुका लिखी। अब आपको आश्चर्य होगा भाई साहब कि रेणुका जितनी पूज्य उत्तर में है उतनी पूज्य दक्षिण में है। और उनकी कहानियाँ तेलुगु में, तमिल में, इसी प्रकार से ये जो केरल है, अब केरल के साथ परशुराम का जो संबंध है वो बिल्कुल जुड़ा हुआ संबंध है परशुराम का। तो अब ये परशुराम की बात आई, देखो श्री विद्या की बात मैं भूल गया उस समय। ये जो दत्तात्रेय हैं, है ना, जिनका स्थान महाराष्ट्र में है, और परशुराम, अब परशुराम कल्पसूत्र श्री विद्या का ग्रंथ है, और दत्तात्रेय और परशुराम का जो संवाद है, और उसमें उन्होंने श्री विद्या का पूरा जो है वो इतना बड़ा ग्रंथ है, उनके संवाद पर ही वो आधारित है वो। तो मतलब ये है कि परशुराम जो व्यक्तित्व है वो उत्तर से दक्षिण तक सबको समेटे हुए अपने में है, और इसलिए अवतार है वो। अवतार का कारण भी यही है वो, क्योंकि वो अखिल भारतीय व्यक्तित्व, जैसे हालांकि उस स्तर तक तो नहीं है। अगस्त्य भी उत्तर और दक्षिण दोनों का पुल है, सेतु है। ठीक प्रकार से परशुराम, तो केरल की तो धरती ही परशुराम ने जो है वो परशु फेंक करके पैदा करी, समुद्र को किया। तो इसी अब वो उन्होंने रेणुका लिखी उसमें रामधारी सिंह दिनकर ने। तो रामधारी सिंह दिनकर का स्वर जो है वो जनतंत्र का स्वर था, उनका स्वर संस्कृति का स्वर था, और एक बड़े पौरुष का स्वर था। हालांकि वो जीवन की दृष्टि में बहुत से अभावों में थे। देखिए, एक तो ये है कि रामधारी सिंह दिनकर तो बहुत बाद तक जीवित रहे हैं, है ना, बहुत बाद तक जीवित रहे हैं।
और प्रसाद जी की उम्र तो 40 साल के करीब है, वो शंकर उसका तो वो जादू है नहीं। दूसरी बात यह है कि जयशंकर प्रसाद शैव थे, और जो कामायनी है वो एक तरीके से जो शैव दर्शन है उस पीठिका पर रचा हुआ काव्य है। जो उनकी जो छायावादी कविताएं हैं वो एक ऐसा प्रच्छन्न सौंदर्य शास्त्र है जो ढका हुआ है, और इसीलिए छायावाद नाम भी इसीलिए आया जो है इसलिए को उनकी जो अभिव्यक्ति शैली है जिसको छायावाद कहा गया, वो इसीलिए कहा गया कि वो उस सौंदर्य की जो प्रवृत्ति है, जो श्रृंगार की जो प्रवृत्ति है, जो प्रेम की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को एक प्रच्छन्न शैली में, एक भिन्न शैली में, एक दूसरी शैली में जिसको उस समय मान्यता मिली कि ऐसी, जब उसके अर्थ को सोचा विचारा गया देर से, तो वाह कमाल कर दिया यार शंकर प्रसाद। जबकि रामधारी सिंह दिनकर की जो शैली है वो प्रसाद गुण की शैली है, आप उसको समझ रहे हैं, आप उसके लिए उसमें जो है कोई किसी प्रकार का ढकाव नहीं है, वो बिल्कुल सीधी सी बात है। उनका संवाद जन से हो रहा है, रामधारी सिंह दिनकर का जयशंकर प्रसाद का संवाद जो है, जो मेधावी है उसके साथ है। अब कामायनी को हर आदमी नहीं समझ सकता है ना, लेकिन सिंहासन खाला काली करो कि जनता आती है, इसे समझ सकता है इसके लिए। तो ये अंतर तो दोनों में है ही है।